आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आप उनसे काम करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपसे वो ज़्यादा जानकार है। जो औरत अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाएगी, वो किसी के लिए वक्त नहीं निकाल पाएगी। वो बस पपेट बनी हुई रहेगी, हमको यहाँ पे भी खुश रखना है, वहाँ पे भी खुश रखना है, वहाँ पे भी खुश रखना है। तो काजू कतरी नहीं बनना है। हाय एवरीवन, वेलकम टू इन डेप्थ पॉडकास्ट। आज का हमारा एपिसोड बहुत ही यूनिक और अमेजिंग है। हमारे साथ आज ऋचा राजपूत मैम है। ये एक अमेजिंग एंटरप्रेन्योर और एक अमेजिंग पर्सन भी है। इन्होंने आज हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करी है, कैसे इन्होंने अपना एक बिजनेस ब्रांड बनाया है जो कि ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को सपोर्ट करता है और एक बिहार के एक छुपे हुए लोग जो सामने नहीं आ पा रहे उनको किस तरह से सपोर्ट करता है। बट उसके साथ में ही एक एनजीओ भी चला रही हैं जिसका नाम है पोथी पत्री फाउंडेशन। इसमें वो वुमेन हेल्थ और बच्चों के जो स्टीरियोटाइप्स हैं उससे रिलेटेड काम करती हैं। तो ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज हमारे साथ बने रहें और इस एपिसोड को पूरा जरूर देखें। हेलो मैम, वेलकम। हाय। आप हमारे आज पॉडकास्ट पे पहली बार आई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप अपने बारे में पहले ऑडियंस को बताएं ताकि जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो आपके बारे में कुछ जान पाएं। ज़रूर नैन्सी। मेरा नाम ऋचा राजपूत मृगांक है और मेरा घर सहरसा है और मेरी शादी हुई है मुजफ्फरपुर में, मधौल में। मेरी एजुकेशन मधेपुरा से सहरसा और फिर एएन कॉलेज तक का रहा है। मास्टर्स हमने किया, फिर एनसीसीसी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग ली, आरडीसी रिटर्न हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट किया। इन सारा कुछ करने के बाद एक आर्ट को लेके मेरा रुझान और समाज सेवा को लेके रुझान जो मेरा था, दोनों के बीच का जो स्ट्रगल था उसको क्रैक करते हुए आज हम यहाँ पे हैं। और एक तरफ द केदार हाउस जो कि बहुत सक्सेसफुल क्राफ्ट को बिजनेस दे रही है, और दूसरा पोथी पत्री फाउंडेशन जो महिलाओं के पीरियड्स और बच्चों के साथ टैबूज पे काम कर रही है। तो वो कर रही है। तो बेसिकली आप दो चीजों में काम कर रही है। एक आपका बिजनेस है और दूसरा आपका फाउंडेशन है, एनजीओ है जी। ओके, तो पहले हम बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। तो आप किस चीज से बिजनेस है आपका, कौन सी चीज पे फोकस करती है बेसिकली, और कितने लोगों की टीम है और कैसे वो आपने वो स्टार्ट किया, क्या चीज आपको इंस्पायर करी थी? हाँ, बहुत ही पहले तो खूबसूरत सवाल है क्योंकि इस एक सवाल में बहुत सारे सवाल आपके हैं। पहले तो मेरे बिजनेस का नाम द केदार हाउस है और ये नाम इंस्पायर्ड है मेरे परदादा जी से, स्वर्गीय केदार नारायण सिंह जी। और वो मूर्तिकार थे, उनको मूर्ति बनाना अच्छा लगता था और हवेली में वो मूर्ति बनाया करते थे। और एक गांव की अब परंपरा हो गई काली पूजा की, तो वही चीज़ें मेरे में भी आई। और आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके रुझान मेरा था, तो उपेंद्र भारती से हमने सीखा और फिर सीखने के बाद फिर क्राफ्ट में इंटू हुए। मेरा मकसद ही था युवाओं के बीच में कि पहनेगा बिहार तो जानेगा बिहार। तो किस तरीके से अपने कल्चर को, क्राफ्ट को कैसे ट्रेंडी बनाया जाए, कैसे उसको एक्साइटिंग बनाया जाए कि हमारे युवा भी उसको पहने। और जब युवा पहनेंगे तो वो ज़्यादा टूर करते हैं, तो हमारा क्राफ्ट और स्टेट में आराम से जाएगा। कैसे उसको अफोर्डेबल बनाए, कैसे उसके पॉकेट के खर्चे को बैलेंस करे हमारा क्राफ्ट, है ना। तो पूरा में हम लोग का फोकस यही रहता है द केदार हाउस का कि किस तरीके से अपने कल्चर और अपने आर्ट फॉर्म को थोड़ा ट्रेंडी बना के यूथ के बीच में लाएं और उसका सेल करें, यही रहता है हमारा। तो अभी आपका बिजनेस बिहार में, और आपके जो आर्टिस्ट्स है वो बिहार के ही हैं या फिर आप बाहर से भी आउटसोर्स कर रहे हैं? नहीं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो पटना की है, क्योंकि पटना में भी आप मधुबनी अगर जाती हैं तो मधुबनी में आपको इंटरनेशनल मार्केट ऑलरेडी है। पटना के आर्टिस्ट हैं हमारे, और हमारा जो हमारे ऑफलाइन कस्टमर्स हैं डिजिटल दुनिया में भी हमारे ऑफलाइन कस्टमर ज़्यादा हैं। आप कैंट ले लीजिए या फिर दिल्ली में बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं। ऑलमोस्ट मतलब इंडिया में कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी है जिनको अब शिमला में किसी को लेना है, किसी को कश्मीर में लेना है, तो जो जान रहे हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे हमारे जो हैं तो वहाँ से उनको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे खादी मॉल में आप चले जाएं, तो इन सब जगहों पे हमारा रहता है। आप बेसिकली अगर जिनको जो नए हमारे कंज्यूमर हैं, जो नया चाहते हैं कि नया आर्ट मतलब हम खरीदें, तो इंस्टाग्राम पे जाके वो ऑर्डर कर सकते हैं आराम से। तो अभी आप किन किन चीजों में कैटर कर रहे हैं, लाइक कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स में? अभी हमारा मिथिला पेंटिंग ही है
मेन फोकस, मेन अमिताभ बच्चन तो वही है। उसके बाद भोजपुरी पेंटिंग है, फिर हम लोग सिक्की आर्ट, टेराकोटा, पेपर मेसी, इन सब चीज़ों से नए चीज़ हम कैसे बना के मतलब कुछ ट्रेंडी सा बनाएं, उस पे हमारा काम है। टिकुली पेंटिंग भी जो है लाइन में है, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, टी पोस्टर से, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर मधुबनी पेंटिंग से हैंड पेंटेड जो साड़ी है वो आपको मिल जाएगी। टी शर्ट्स हैं, बहुत लोगों को जीन्स पे चाहिए होता है थोड़ा सा वो फंकी टाइप, तो उसमें आपको मिल जाएगा। फिर हमारे पास और भी बहुत सारी एसेसरीज को लेके भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किस ऑडियंस को टारगेट करिए, लाइक बिकॉज इस फॉर्म में क्या है ना कि कस्टमर्स डिवाइडेड है, जिनको एक शौक होता है कुछ लोगों की कि मैं प्योर कपड़े पहनूं, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म पहनूं, बट जो आजकल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, जेन जी जिससे बोलते हैं, तो वो इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको फास्ट फैशन चाहिए। तो उस चीज को आप कैसे एक साथ कंबाइन करके चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग मात कहाँ खा जाते हैं ना कि हमें एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। हैंड वीविंग का काम है, हैंड पेंट का काम है, तो इन सारी चीज़ों में एक आजकल का नया जनरेशन वो तुरंत इतना 5,000-6,000 रुपया वो नहीं देगा। वो उसमें कुछ और, वो समझेगा कि कुछ और में इन्वेस्ट कर दे जहाँ से थोड़ा सा हमको मतलब कुछ पैसा भी आ जाए, है ना। तो उनके मुताबिक क्या हम फैब्रिक यूज करें ताकि वो, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का जमाना है, आज एक कपड़ा पहन लो तो दूसरे बार फोटो क्लिक हो गई उसमें, तो बेचारा वो तो कवर्ड में हो जाता है, उसके बाद वो साल भर के बाद ही निकलता है। तो ऐसे फैब्रिक का हम लोग यूज करें कि ज्यादा उसमें हमारा कॉस्ट ना जाए और थोड़ा सा ट्रेंडी भी हो, जैसे अब आजकल क्रॉप टॉप, बैगीज, ये सारी चीजें चलती हैं, बॉयफ्रेंड टी शर्ट्स हैं, तो उस पे अगर हम लोग डिजिटल प्रिंट करके वो लोग को देते हैं तो हमारा मार्जिन भी कम होता है, हमारा प्रोडक्शन भी कम होता है और उन लोगों के मुताबिक भी कपड़ा मिल जाता है। तो आर्ट फॉर्म भी है, आर्ट का आर्ट हो गया कि वो जान रहे, एटलीस्ट अवेयर तो हो रहे हैं। उनमें उनको पीएचडी नहीं करानी है, उनको बस पता करना है कि भाई ये टिकुली पेंटिंग है, ये तुम्हारे बिहार का पटना कलम है, ये तुम्हारे बिहार का 800 साल पुराना आर्ट फॉर्म है, ये तुम्हारा 1934 का फाइंड आउट किया हुआ आर्ट फॉर्म है। बस उनको इतना पता होना चाहिए, उनको पीएचडी मत करवाओ। तो पता कैसे, तो एफोर्डेबल इस चीज में आ जाओ तो फिर उनको पता चल जाएगा। ओके, तो मतलब कि आप अफोर्डेबल कपड़े और चीजें बना रहे हो, बट उसके साथ आपका जो डिजाइन है वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स है। तो ये काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस वजह से ही लोग इसको खरीदेंगे भी और अफोर्ड भी कर सकते हो आप, बिकॉज एक जो स्टीरियोटाइप है ना कि नहीं प्योर है, ट्रेडिशनल है तो कॉस्टली होगा बहुत, तो और होता भी है। हाँ, होता भी है जनरली। तो इसीलिए आर्ट फॉर्म हमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इतना देना, खास करके स्टूडेंट और वैसे बात करो तो बहुत कॉस्टली पड़े। एक दुपट्टा का आप कॉस्ट दे रहे हो 2,500, 3,000, 4,000, क्यों कोई खरीदेगा। तो उसको थोड़ा सा उसके फैब्रिक में अगर इधर उधर करते हो आप, तो उनकी जानकारी के लिए हो भी गया कि अच्छा ये आर्ट फॉर्म है, तो ऐसा उनके पॉकेट का भी हो गया। तो इस तरीके से आप मार्केट में यूथ को पिच कर सकते हो और अपने आर्ट फॉर्म को बचा सकते हो। बचाना जरूरी है। लोगों को ये लग रहा है ना, आप ठीक है मार्केटिंग करो, अच्छी बात है, आप बेच के पैसा कमा लो, वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है अपने स्टेट को लेके कि आप आर्ट फॉर्म को बचाओ भी। जिस चीज से आप खाते कमाते हैं, उस जिम्मेदारी आपकी बनती है उसको बचाने की। तो बचेगा इसी तरीके से, जब आने वाला जनरेशन जानेगा। तो मेरा मोटो यही है, हमको कहीं पहुंचना नहीं है, हमको जो है उसी को इज्जत देके बचा लेना है। काफी अच्छी बात है, काफी अच्छा काम भी है जिसको आपकी काफी अच्छे तरीके से आप कर भी रहे हो। बट आप मतलब आगे का कैसे आपने सोचा है इस काम को, कैसे इसको बढ़ाना है, बिहार में ही रखना है या फिर इसको इंटरनेशनली लेके जाना है? जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि इंटरनेशनली ऑलरेडी हमारा आर्ट फॉर्म है, इंटरनेशनली हमारा बिहार जो है वो झंडा फहरा रहा है, नेशनली हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने बिहार को। चाहे वो रिपब्लिक डे हो, अभी देखिए 8 साल 9 साल के बाद हम लोग अपने सभ्यता और संस्कृति को आरडीसी के परेड में हम लोगों ने पेश किया, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अभी हर तरफ बिहार चर्चे में। हमारा मकसद है जो चीजें इतने चर्चे में है, इतने इज्जत पे है, उसको मेंटेन करना ही हमारी सफलता है। हमें कहीं नहीं, जहाँ पे जो चीजें पहुंच रही है ना वहां पे पहुंच गई है। हम जो झंडा लेके खड़े हैं ना, बस वो इज्जत के साथ खड़े रहे, बस हमारा यही है। हम अपने आर्ट फॉर्म को देश विदेश में पहुंचाएं,
जो जहाँ पे पहुंच चुकी है ऑलरेडी उसको और बड़े पैमाने पे पहुंचाए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंचाए, इस बेसिस पे कि उसका स्तर ना गिरे। जैसे हमने कहा ना कि गुजरात की चीजें जो है आजकल रोड पे बिक रही हैं, तो हमारा ऐसा ना हो कि हमारा मिथिला पेंटिंग रोड पे बिके। वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है, तो वो रोड पे ना बिकने दें, हम उस चीज का ख्याल रखें। और यही सबसे बड़ी हमारी सफलता होगी आर्ट फॉर्म को जिंदा रखने का। और जिस दिन हम इस चीज को बचाने में लग गए, हम बिजनेस भी अच्छा कर पाएंगे, अपने आर्ट को प्रिजर्व भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। एज अ वुमेन फाउंडर आप कैसे अपना बिजनेस को संभाल रहे हो? क्या अच्छी टीम आपको मिल पा रही है यहाँ बिहार में, या फिर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है डिफरेंस है कंपेयर करें अगर बाकी जो प्रोफेशनल्स होते हैं? बिहार जो है हमारा एग्रीकल्चर का प्रदेश रहा है, कृषि का राज्य रहा है ये, और यहाँ पे प्रोफेशनल कोट पेंट वाली सभ्यता उतनी नहीं रही है। ऐसा नहीं कि रही ही नहीं, लेकिन उतनी नहीं रही है। वो समय के साथ, पहले अब जो जिसने चाणक्य दिया, जिसने शून्य दिया, उसके साथ हम कंपैरिजन कर ही नहीं रहे, लेकिन एक समय के बाद जो स्थिति गड़बड़ आई उसके बाद बहुत चीजें बदली। तो वहां पे हमारे बिहार में काम करने में सिर्फ एक ही चीज है, प्रोफेशनलिज्म जीरो, एकदम जीरो है यहाँ पे। इसलिए दिक्कत होती है। बिहार उद्यमिता के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन आप जो परचम लहरा रहे हैं उसके पीछे जो एक आपका हुजूम जो तैयार होगा, बिना बैक सपोर्ट के आप क्या कर सकते हैं? आज हम भी या तो समाज सेवा कर रहे हैं या फिर हम बिजनेस चला रहे हैं, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं, पीठ पीछे बहुत लोग कर रहे हैं। तो उनको ट्रेन करना सबसे पहले हमारे लिए टास्क होता है कि कैसे करना है। वही आपको बताना कि आप जा रही है कहीं, तो अगर आपको सडन प्रोग्राम बन गया, आप पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। उनको लगता है कि दीदी संभाल लेंगी, भैया संभाल लेंगे, है ना। ये चीजें हैं। आप यहाँ पे जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवा सकते, वो कितना बड़ा भी स्किल वो आप उसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते अपना काम। आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आप उनसे काम करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपसे वो ज्यादा जानकार है। आपको ये हम्बलनेस अपने अंदर रखनी पड़ेगी। आप यहाँ पे एज अ बॉस काम नहीं कर सकते। अगर वो पलथी लगा के बैठी हुई तो आपको यहाँ पलथी लगा के बैठना पड़ेगा। तो आप मोहब्बत से बिहार को जीत सकते हैं, बिहार के लोगों को जीत सकते हैं। जबरदस्ती यहाँ बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, मतलब कि बहुत आप बड़ा टास्क है। दिल से काम करवा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। अरे दिल से आप उनको बोल दीजिए ना कि 2 दिन के बाद पेमेंट लीजिएगा ना, आज थोड़ा सा ना दिक्कत हो गया, क्लाइंट दिया नहीं। अच्छा ठीक है, 5 दिन रुक जाएंगे, आप पहले अपना काम कर लीजिए ना, हो जाएगा तब दीजिएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। मतलब कि दोनों ही तरफ से अगर वो एक बार आपसे कनेक्ट हो गए हैं अच्छे से, तो फिर वो आपके लिए अच्छे ही रहेंगे। वो आपके लिए 24/7 खड़े। जब हमने काम स्टार्ट किया 17 में काम स्टार्ट किया, आज 24 है। वही सारे आर्टिस्ट, वही सारे लोग, सेम लोग, एक ही चेहरा इतना दिन से है। कैसे? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे ना कोई बॉस है, ना यहाँ पे कुछ कोई है। अगर आपके साथ झाड़ू लगा रहे हैं तो हो सकता है कि आप कपड़ा लेके अपना टेबल पोंछ ले साथ में। तो फिर बिहार में काम करना सबसे इजी है। अब हम बात करेंगे आपके एनजीओ के बारे में। जैसा कि आप बता रही थी, आप बिजनेस के बाद आपने एक एनजीओ भी स्टार्ट करा, तो उसके बारे में बताएं। बेसिकली उसमें आप क्या करती हैं और वो किस चीज के लिए है? एनजीओ स्टार्ट करना ना हम लोगों के लिए बहुत ही, ये भी एक एडवेंचर ही था। जब कोरोना स्टार्ट हो गया, कोरोना चल रहा था, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी। उस टाइम में जब द केदार हाउस को लेके कंफ्यूज थे हम कि अब क्या करना है, क्योंकि जो भी कमाई होती थी कभी किसी को दान दे दिया, कभी किसी को खिला दिया, कभी किसी को कुछ कर दिया, तो ठीक चल रहा था, लेकिन वैसे चलता है नहीं। आप इस चीज को प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बोल सकते। क्योंकि मेरा मन 110% समाज सेवा में लगता है। तो हमको अच्छा लगता है सोशल वर्क करना। हम और मेरे हस्बैंड बैठ के वही सोच रहे थे आखिर नाम क्या दें। तो ऐसा था क्योंकि हम लोग प्राइमरी हेल्थ को लेके काम करते हैं, प्राइमरी हेल्थ को लेके और वुमेन्स को लेके काम करते हैं। तो बात में ही पोथी पत्री निकला। वो बोल रहे थे पोथी, हम बोल रहे थे पत्री, ऐसे करके करते करते ये दोनों नाम जो है हम दोनों मिलके पोथी पत्री हो गया ना, कि सब पोथी पत्री ही नाम रखते हैं। तो ठीक है। तो पोथी पत्री फाउंडेशन में बेसिकली हम वुमेन के लिए काम करते हैं, वो भी पीरियड्स को लेके काम करते हैं। हमारे बिहार में पटना की स्थिति इतनी खराब है, नो डाउट बहुत लोग काम कर रहे हैं इसमें, और वैक्सीनेशन पे काम हो रहा है और पैड्स पे काम हो रहा है। लेकिन जब हम जा रहे थे ना, बोला लोग पैड बांट दे रहे हैं, इसके बाद क्या? हम गए कहीं पे, हमने फ्री में बांट दिया, हमने अच्छे से फोटोज क्लिक करवाए, हमने डाल दिया सोशल मीडिया पे, उसके बाद क्या?
ये तो वन टाइम है ना। और सोशल वर्कर जो होते हैं वो समाधान पे काम करते हैं, ना कि उसकी समस्या को समस्या ही रहने देते हैं। हमने एक बार आपको कोई चीज दे दी या फिर आपने हमको दे दी, फोकट में है तो इंसान आजकल जहर भी ले लेता है ना। खासकर वो लोग तो स्लम के हैं। तो जब उनसे जाके सब बोल रहे थे कि तुम जो लेक्चर दोगे वहां पे, पहले तो तुम्हारा कोई सुनेगा नहीं, और अगर सुन भी लिया तो तुम्हारा पैड कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि सबको वहां पे फ्री में लेने की आदत है। तो हमने कहा भी था कि हमको 10 मिनट टाइम दीजिए, हम जाते हैं स्लम में, हम बात करते हैं। बहुत से बहुत मारेगा तो मार खा के आ जाएंगे लेकिन एक बार जाके देखते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हम 10 मिनट के जगह पे 1 घंटा 1.5 घंटा उन लोगों से बात किए। और बात करने के बाद पता चला कि एक्चुअल में वो लोग अपने शरीर को लेके ही अवेयर नहीं है। पीरियड्स है, हमने पैड ले लिया, कल को फिर से वही वो कपड़ा लेंगे। वही जो मन की धारणा, वो टैबू है कि कपड़े को मर्दों के सामने में नहीं सूखने, क्योंकि वो लोग रीयूज करते हैं, वो उसी को धो के फिर वो धूप में क्या सुखाएंगे, वो लोग डर से घर के छांव में सुखाती है, ठीक है, ताकि मर्दों की नजर ना जाए। मर्दों की नजर जाएंगी तो वो एक अलग उन लोगों के मन में धारणा, एक परसेप्शन बैठा हुआ है। तो टैबू इतना गंदा हमारे अंदर बस गया है पीरियड्स को लेके कि उसको तोड़ना दुनिया का सबसे बड़ा काम है, और उनको उस चीज के बारे में बताना। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब हम स्लम में जाते हैं ना, तो ऐसी ऐसी चीजें आप पटना में दानापुर से लेके और पत्थर की मस्जिद तक चले जाए, सबके आचार सड़ते हैं पीरियड्स के टाइम में छूने से। पीरियड्स के टाइम में अगर उसने अचार छू लिया तो उसका अचार सड़ जाता है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, समझिए कि ये कैसे फैलाया गया है, मतलब किस तरीके से। वो पूरे इवन स्कूल के बच्चे भी, जब हमने कहा कि किस किस का अचार सड़ जाता है तो किसके घर में मना है, सबने हाथ ऐसे, मेरे घर में भी अचार सड़ जाता है। तो एक्चुअली में सड़ता है। एक्चुअली हम तो वही बोले कि हम तो आज अचार खा के आए हैं भाई, सड़ता तो हम तो नहीं देखे, हम तो घर में सिंगल रहते हैं, मेरे घर में तो हम अचार निकालने वाले एक ही है, मेरा तो नहीं सड़ता। नेल पेंट खराब हो जाता है उन लोगों को नेल पेंट लगाने से, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हमको लगा कि इसमें काम करने की कितनी आवश्यकता है। आप फ्री में बांट दे रहे हैं, अच्छी बात है, आपके पास है। हमारे शास्त्र में भी चैरिटी लिखा गया है कि आप जितना चैरिटी करेंगे उतना अच्छा है, अच्छी बात। लेकिन आप कोई समस्या पे क्यों नहीं जा रहे? समस्या का है, समस्या यहाँ पर है ना, कि गंदा कपड़ा जो लेती है, क्यों लेती है? क्योंकि अभाव है, नहीं ले सकते। आजकल कॉटन कौन ही पहन रहा है जो स्लम में है, ठीक है, तो जो कपड़ा पहन रहे उसमें मिलावट है। पीरियड्स का कपड़ा वो ले रहे हैं, उससे उनको जो बीमारियां हो रही है, जो इचिंग का है, जो फंगल इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शंस है, और स्थिति इतनी जब खराब लगी ना, उसके बाद लगा कि नहीं, ये मेरा फील्ड सही है, हमको इसी में काम करना है। और जो भी सीनियर जो इस फील्ड में काम कर रहे थे, हम लोगों ने उनसे भी पूछा, अमृता दीदी लोग बहुत अच्छा काम करती हैं इस फील्ड में। तो जब स्लम में गए तो आज हमारा 5 सेंटर है पटना में, 5 सेंटर है जहाँ पे मशीन लगी हुई है, और वहाँ पे हम फोकट में नहीं देते, वो लोग खुद 2 रुपया का सिक्का डालते हैं, अपना पैसा डालते हैं और खुद पैड निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर को लेके जागरूक हुए कि अगर हम पैड नहीं लेंगे, अगर हम गंदा कपड़ा लेंगे तो हो सकता है कि हम बीमार पड़ जाए। या फिर मेरे लिए, देखिए, औरत ना 15-20 रुपया दूसरे को चॉकलेट खाने के लिए दे सकती है अपने बच्चे को, लेकिन वो खुद पर नहीं खर्च कर सकती है 10 रुपया 12 रुपया। तो यही चीज उनमें जागरूकता का अभाव था। तो उन लोगों को जागरूक करके, सच में बता रहे, इतनी बड़ी कमाई लगती है ना ये नहीं बता सकता। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है हमको सोशल वर्क करने, बहुत अच्छा लगता है वो भाषण देने में। एक्चुअली में मतलब ये ऐसी चीज है ना जिसकी आई थिंक सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है इंडिया जैसे अभी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ, और बिहार में तो बिल्कुल ही जरूरत है, बिकॉज बहुत सारे बाहर के जो बड़े बड़े फाउंडेशन होते हैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। तो हमें ही करना होगा जो हम यहाँ के लोकल्स हैं, बिकॉज बाहर वाले तो वैसे ही बिहार को बेचारा गरीब और पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं। तो उनसे तो वैसे भी हेल्प लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कुछ भी करेंगे तो वो एक पैसे का हेल्प होगा। बट जो मेहनत लगती है, आई थिंक जैसे आपने भी बहुत सारे इंसिडेंट फेस किए होंगे जो आप समझाना चाह रहे हो बट वो नहीं समझने को रेडी है, तो उसके लिए वो एक दिन में नहीं हो जाएगा। कोई बाहर से आया, एक दिन के लिए मिला, चला गया, वो नहीं होगा। मतलब हम लोग मार खाते खाते भी बचते हैं,
हम लोग अगर नए स्लम को फाइंड आउट करते हैं तो हम लोगों को पता होता है, यहाँ जाके तो जूता भी पड़े हम लोग को, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो लोग बात नहीं करना चाहते। और आप जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो मेल हैं, फीमेल भी रहती है, मेल भी है, तो क्या रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को हैंडल करना कितना मुश्किल है। तो एक बहुत बड़ा मतलब बोले ना, माथा पे बहुत बड़ा भारी रहता है हमारा सर, कि जाएंगे तो वापस में किस स्थिति में आएंगे। तो क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और जिस मुद्दे पे हम बात करते हैं बहुत धार्मिक है, कि आप पूजा नहीं कर सकते, आप भगवान को नहीं छू सकते। तो इन सब चीजों में बताना कहेगा कि हमको करना है, हम करेंगे, तुमको क्या मतलब है, तुम ही पढ़ के आई हो। बोलते हैं ऐसा कि हाँ, मेरी नानी दादी जो करते आई है पागल थोड़ी थी, तुम हमको आगे पढ़े लिखे घरों में भी होता है, आप स्लम्स की बात कर रहे हैं, बट पढ़े लिखे घरों में भी है वो। क्यों, देखिए हमारे लिए हमारी अच्छाई के लिए बोला गया था। अगर हमको बोला गया था कि तुम 3 दिन तक बाल मत धो, तो उसके पीछे कारण था कि बाल क्यों नहीं धोना है, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा हीट रहता है अंदर में, आप ठंडे पानी से नहाते हो सकता है ब्लड क्लॉट हो जाए, ये सारी चीजें हो जाए, उसके पीछे भी कारण था। भगवान के नहीं छूने का भी कारण था। जब अगर भगवान मतलब गुस्सा हो जाते हैं, और भगवान को एक ही काम थोड़ी है कि भाई वो वेट करेंगे कि आप इस दिन पीरियड्स होंगे, अगर मैं आपको छू लिए तो हम गुस्सा जाएंगे। और जब ये खराब है तो कामाख्या में जो हम जाते हैं, माँ कामाख्या की धरती पे जाते हैं, आप वहां से पीरियड्स का जो 5 दिन तक जो होता है, फिर आप वहां से कपड़ा लाते हैं, पीरियड्स का कपड़ा लाते हैं, आप मंदिर में जाके रखते हैं, आप उसी चीज को फिर पूज रहे हैं, है ना। छठ में जब हम बहुत लोगों से बात किए, तो छठ में आप संतान की प्राप्ति के लिए करते हैं, संतान की रक्षा के लिए करते हैं। और वहीं पे अगर घर की आपकी बहू बेटी कोई पीरियड्स में आप कहते हैं अरे नहीं छुआ, ये खराब हो जाता है, कहते हैं ना, उसको अलग कर दो, आप संतान की प्राप्ति के लिए पूजा करते हो, तो आप पीरियड्स की ही पूजा कर रहे हैं ना एक तरह से। जो बांझ है वो कहते हैं कि हम छठी मैया तोरा चढ़े भाई, हमरा पुत्र दे, जो भी चीज है, तो आप किस चीज की पूजा कर रहे हैं, आप इंडायरेक्ट में पीरियड्स की पूजा कर रहे हैं। और जब हम स्लम्स में महिलाओं से जाके पूछे कि क्या बीच छठ में अगर आपको पीरियड्स होता है तो क्या आप उठाएंगी, अर्घ देंगी, बोलती हाँ। तो जब आप अपने अकॉर्डिंग चीज को सही गलत कर रही है, ये है ना। तो इस चीज को लोगों को बताने में थोड़ा डर तो लगता है कि हो सकता है उनके सेंटिमेंट पे पड़ जाए। इतने दिन से जो मान रही है वो नहीं मानेगी, हमको पता है, लेकिन सही चीज तो बता दें उनको। तो कॉलेज में, स्लम्स में जाके यही बोलना रहता है कि चीजें सही थी, लोगों ने उसको बिगाड़ दिया। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं मतलब होता है ना, हर एक चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन है, वो लोग जानने का सोचते भी नहीं है, बस वो होता है ना अंधविश्वास, जो कि हर चीज में बुरा होता है, और वो लोग करते हैं। लाइक पहले एक था कि को कोई पीरियड्स हुआ है तो 3 दिन के लिए आइसोलेट कर देते थे उनको, तो उसके पीछे का रीजन था कि वो उसको काम ना करना पड़े, वो रेस्ट कर पाए वो लड़की घर पे। तो बट अब उस चीज को ऐसे कर देते जैसे कि वो अनटचेबल है। और जैसे बहू है, पीरियड्स हो गए तो वो घर का पूजा नहीं कर सकती, बेटी है पूजा नहीं कर सकती, किचन में नहीं जाने किचन में लेकिन अब देखिए, अब न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, पूजा नहीं कर सकती लेकिन घर का सबका खाना बना सकती है। तो घर का खाना तो छुआया ना भाई। घर में पोछा लगाएगी तो आपका पूरा पोछा अशुद्ध हो गया, झाड़ू लगाए तो पूरा आपका झाड़ू भी अशुद्ध हो गया, आपका घर का जो है वो भी अशुद्ध हो गया। तो एक बहू, एक बेटी घर का सारा काम करते वक्त पवित्र है, लेकिन भगवान के जाते वक्त वो अछूत है। तो ये दिमाग का कहीं जगह है? भगवान के तो किसी भी शास्त्र में तो ऐसा नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा है। ये नया जो आया है ना मार्केट में, खास करके रील्स हमारे पूजा के पद्धति को 360 डिग्री उलट के रख दिया है। एक तो नए आ गए हैं, तुम ये करो तो ऐसा हो जाएगा, 6 करो तो 6 नंबर वाले, ये 4 नंबर वाले, वो उजला कपड़ा पहनो, काला नहीं पहनो। ये आप समझ रहे हैं कि रील्स जो है ना, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये हम इतना इम्पैक्ट कर रहा है हमारे जिंदगी को, ये हमें 10 साल के बाद पता चलेगा कि हम लोग कितना ज्यादा मतलब उस फोबिया में, उस रील्स में घुस गए हैं ना। आज ये है, आज वो है, आज ऐसे कर, क्योंकि आपके दिमाग में कहता नहीं कि अमेरिका के वो पूरा स्टोरी मेरे को पता नहीं है, बस इतना पता है कि एक इंसान को ये होना था, फांसी लगनी थी, ठीक है, फांसी लगनी थी, तो उसको बोला गया कि 10 दिन के बाद तुमको फांसी लगेगी, तो तुमको सांप से कटवा के मारा जाएगा। उसको 9 दिन तक बोला गया कि तुम 9 दिन या 15 दिन ऐसे कुछ, कि तुमको जो है सांप से कटवाया जाएगा। और जब आया उसका फांसी का दिन, तो उसकी आंख में पट्टी बांध दी गई और एक इंजेक्शन लेके उसके जांग पे से पिन कर दिया गया, और वो इंसान मर गया।
तो समझिए दिमाग का क्या खेला है कि उसके दिमाग में भर जाएगा कि तुमको सांप से कटवा जाएगा और एक पिन मरा तो वो मर गया। तो आप जो दिमाग, Psychological है हाँ पूरा। बस जो आप दिमाग को जो चीज बोलिएगा वो वही चीजें आपको आसपास दिखने भी लगेंगी। ये चीजें खराब है, ये चीजें अशुद्ध है, ये चीजें अशुभ है। इस झमेले से जब तक नहीं लोग निकलेंगे, मतलब लोग आइडेंटिफाई भी नहीं करते कि जो उस वीडियो में है वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। आप कुछ दिन पहले का देखिए, शायद दर्शक लोग भी देखे होंगे कि जब होलिका दहन हुआ तो लोग राख ले लेके घर जा रहे थे, ठीक है। और ये वीडियो बहुत वायरल हुआ कि होलिका दहन में जो घर के बाहर राख जल रही है, मतलब होलिका दहन हो रहा है, तो आप अपने घर में लाइएगा उसको, तो आपके घर में ऐसे कुछ होगा, समथिंग पुण्य होगा, तो ये होगा। और जब हम लोग गए थे तो देखे बहुत लोग वो कटोरा वटोरा लेके आए थे कि वहां से राख भर भर के ले जाएंगे। वो थोड़ा सा भी ये नहीं सोचे कि होलिका दहन में जो जो जला वो कौन था? प्रहलाद, होलिका थी। होलिका, उसका इंटेंशन कितना खराब था, उसका वो उसका आप राख प्योर लेके, नहीं है ना, नहीं वो है ना, तो हाँ। आप उसका राख लेके घर जा रहे हैं। प्रहलाद तो बेचारा बच गया था। तो लोगों के दिमाग से बस खेलना है। लोग नाच रहे हैं गुड़िया कठपुतली जैसा चीज देख के, ये चीजें हैं। ये सब ट्रेंड तो था भी नहीं, आई थिंक ये सब ट्रेंड तो मतलब आजकल फेस्टिवल भी हम वीडियोस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे ज्यादा चल रहा है। सोशल मीडिया पे कोई फैशन ट्रेंड आया तो हमारे वो रूटीन में शामिल हो जाएगा। किसी ने कुछ यूज किया कोई मटेरियल तो वो मार्केट में, लोकल मार्केट्स में आ जाएगा, अब वही बिक रहा है, वो तो होना ही चाहिए आपके बस आपके घर में अगर वो नहीं हुआ तो गृह दोष हो जाएगा। ये सारी चीजें तो समझिए कितना इम्पैक्ट। और इसी चीज पे काम करना मेरे लिए बहुत टफ, खासकर बिहार जैसे स्टेट में आपके लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे आज भी लोग आंख बंद करके ही चल रहे हैं इस मैटर पे। खास करके उनको लगता है कि आज तक हमको कुछ नहीं हुआ, अब हमको कुछ नहीं हो सकता है, तो आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। तो ऐसे लोगों को टैबू को ब्रेक करना हमारे लिए, हमारी टीम के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग तो थेथर जैसा कहते हैं, नहीं बिहार में थेथर जैसा लगे हुए हैं कि आज नहीं तो कल तो बदलोगे ही। 10 बार बोलेंगे तो एक बार तो दिमाग में घुसेगा ही घुसेगा। अगली बार वो काम करने से पहले एक बार सोचेगा हमको पूजा करने का मन नहीं है, मेरा पीरियड चल रहा है, मेरे थाइज में दर्द है, कमर में दर्द है, बॉडी पेन हो रहा है, तो हम जब इतना चीज मेरे साथ हो रहा है तो हम कैसे भगवान को याद कर सकते हैं? ऑटोमेटिकली वो नहीं होगा वो चीज। लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि आप पहले अपना सुनिए, आपका मनोदशा क्या कह रहा है। और स्लम में लोग समझ रहे हैं अब इस चीज को, एटलीस्ट नहीं समझते तो जो अपकमिंग जनरेशन, आने वाला जनरेशन, वो समझ रहे हैं कि हाँ दीदी तो ठीक है बोले छिए। तो यही चीज है स्कूल कॉलेजेस में, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, लोग अर्बन्स वाले जो कम पढ़े लिखे तो आपको सुन भी लेंगे, लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो तो समझिए सत्यानाशी है वहां पे वो आपको सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। उनको लगता है कि हमने जो कह दिया वो एक लकीर है, अब इसके आगे कुछ नहीं। वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करें स्कूल और कॉलेज में जाकर बच्चों को बताएं। और फाउंडेशन इस चीज में कहता नहीं तन मन धन से लगी हुई है कि किसी तरीके से हम लोग इस चीज को करें। और अभी बिहार के आसपास जो पटना भी है, पटना के आसपास है अभी जितने भी, उसके बाद फिर हम लोग आगे भी, अभी दिल्ली है तो वहां पे हम लोग का कैंप चल रहा है। तो अभी कितनी बड़ी टीम होगी आपकी एनजीओ की? देखिए हम लोग में टीम नहीं, हम लोग वॉलंटियर्स पे काम करते हैं, ठीक है। वॉलंटियर्स पे, इंटर्नशिप पे, तो 6 मंथ हम लोग के साथ वो लोग रहते हैं। और फिर वो लोग अपना सर्टिफिकेट लिया, सब अपना अपना काम पे चले गए। और टीम मेंबर में हम लोग 5 से 6 लोग हैं जो अपना ग्राफिक्स जो देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी ये लोग हैं, जो फील्ड वर्क, जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो ये लोग हैं। बाकी हम लोग सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर्स बेस पे काम करते हैं। 6 महीने पे अपना आए, 3 महीने का स्लॉट है, 6 महीने का है। आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है आप कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, राम सलाम। ये चीजें हैं। तो आपने जैसा बताया, आपने जब शुरू किया और अब आज का डेट देखती हैं तो आपको क्या दिखता है, लाइक कितना कुछ चेंज हो चुका है आपकी कोशिशों से और कितना कुछ होने का स्कोप है? अरे बहुत चेंज हुआ है, बहुत मजा आया है, बहुत मजेदार जर्नी रही है। जब वैसे पहले जाते थे, ठीक है, लोगों के पास जाते थे तो बड़ा शर्म आता था कि मतलब कैसे बात करेंगे। अब जाते हैं तो वो लोग खुद ही मतलब बोलती है कि दीदी जो है पीरियड के बारे में बताएगी,
तो बगल वाले लोग को ही बुला लेते हैं, वो लोग खुद पार्टिसिपेट करती हैं। चाहे स्कूल और कॉलेजेस हैं खुद अप्रोच अप कर रहे हैं कि जो पीरियड्स होने वाले बच्चे हैं और जो पीरियड्स हो चुके हैं दोनों की जरूरत है अभी आपको, तो वहाँ पे खुद कॉल्स आते हैं, तो वहाँ पे जाना। तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि छोटा सा जो आप कोई चीज शुरुआत करते हैं ना, तो जब लोग आपके साथ मिलते हैं तो और मजा आता है। तो जहाँ पे लोग बोलते थे कि अरे तो मूवी देख के इंस्पायर्ड हो गया, बैटमैन मूवी आई थी ना, तो आप क्यों नहीं इंस्पायर हो गए? आप जो लोग को बोल रहे थे आप इंस्पायर हो जाते हैं। कोई कोई कुछ बोल रहा है अरे सिर्फ फोटोजेनिक है, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए काम करती है, तो भाई आपका चेहरा आप खुद भी खिंचा लो, आप भी कैमरा उठाओ, आप भी खिंचा लो। तो ये सब चीज को सुनते सुनते अब दिल दिमाग नहीं उस पे जाता है। अब हमको लगता है कि जिस चीज के हम जो बीज डाले थे ना, अब वो धीरे 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 पौधा हुआ है। अभी तक पौधा ही हुआ है, अभी पेड़ तो नहीं हुआ है, पौधा हुआ है, जिसमें लोगों का सहयोग बहुत अच्छा रहा। स्कूल और टीचर्स के भी मतलब उनका जो पार्टिसिपेशन था हम लोग के साथ वो भी बहुत अच्छा रहा। और स्लम्स का भी अभी 21 स्लम लाइनअप है हमारा, जो कि वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो क्योंकि हम लोग जाके फिर फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल था, तो जो पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ कोलैब करके काम करते हैं। तो 21 स्लम हमारे मतलब कहते हैं ऑन बोर्ड है। तो अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा सुकून लग रहा है कि अब ये उतना टैबू नहीं रहा जितना पहले था। अब बस काम करने की जरूरत है, ये चीज है। कोई अगर जुड़ना चाहता है आपके एनजीओ से तो वो कैसे जुड़ सकता है? बस कुछ नहीं, आप इंस्टाग्राम के पेज पे जाइए, अपना फ़ोन नंबर और ये दीजिए, और वहाँ से फिर आपको कॉल आएगा। एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरना है, वो 3 मंथ का होता है, 4 मंथ का होता है। फिर आपको 2-3 कैंप करना है, वो कोऑर्डिनेटर जो है वो आपको बता देंगी कैसे कैसे काम करना है। काम कीजिए और साथ मिलके तो मज़ेदार, क्योंकि ये बहुत बड़ा एडवेंचर है। आप किसी भी चीज़ में आप चले जाए आपको उतना मन नहीं लगेगा जितना कि ये है। और समाज सेवा भी एक प्रोफेशन है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अगर आपका मन ना हो तो आप ये काम कर भी नहीं सकते। आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते। आप किसी को खास करके समाज सेवा जबरदस्ती करवा ही नहीं सकते हैं जब तक उसको मन नहीं है। लेकिन स्कूल कॉलेजेस करवा रही है उनको पॉइंट्स वेंट्स देने के लिए, तो ऐसा समाज से मतलब कनेक्ट कर रही है, तो वो भी ठीक है। अगर एक बार कभी कभी हमें लगता है कि हमें यहाँ पे जाने का मन नहीं है, लेकिन चले जाते तो मन लगने लगता है, ऐसा होता है। तो ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मतलब जीरो वो थे एकदम शून्य, कि उनको लगता था ना बच्चों से मतलब है ना उनको कुछ ऐसा इस तरह के इन्वायरमेंट से मतलब है। जब आए हैं तो हमसे ज्यादा वही काम कर रहे हैं। ऐसा भी है। तो अब ये बताइए कि आप एनजीओ भी इतना अच्छे से काम कर रही हैं, बिजनेस भी देख रही हैं, घर भी ऑब्वियसली देख ही रही हैं, तो ये सब साथ में आप कैसे मैनेज कर रहे हो और ओवरऑल आपकी जर्नी कैसी रही है? मैनेज वैसे बोल के, औरत ना बोलती नहीं है, उनको क्या लगता है वो चॉकलेट का डब्बा है। हम हमेशा बोलते हैं कि वो सबको खुश करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप तभी मैनेज कर पाएंगे जब आप बोल पाएंगे। ठीक है, आप घर आए तो आप बोलिएगा तब तो आगे वाला समझेगा ना। आपको खाना बनाने का मन नहीं है, या फिर आपका सर दुख रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा कोई भी टेंट्रम है, आप बोल के देखिए, बोलने से ही मैनेज होगा। करने से कब आप 1 दिन कीजिएगा, 2 दिन कीजिएगा, 3 दिन, हार्डली 10 दिन, 1 महीना नाक मुंह बंद करके कीजिएगा, लेकिन फिर वो नहीं हो पाएगा। तो जितनी भी महिलाएं हैं जो काम करती है वो बोलना सीखे, बोलने से ही मैनेज होता है, वर्क भी और घर भी, दोनों चीज। तो हम बोलते हैं, हम घर आते हैं, कभी हमको नहीं मन किया तो हम अपनी मेरी मदर इन लॉ है उनको हम बोलते हैं हमको नहीं मन कर रहा है, तो बोल देंगे अच्छा ठीक है छोड़ दो, कुछ मंगा लेते हैं या फिर कुछ बना देते हैं। अगर हम सब कुछ अपने माथा पर लेके करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, और वो कर भी नहीं पाते 100%। और फिर वहां से लाइक गलती भी होती है, और फिर उसका भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम एक कहते हैं ना कि लड़कियों को ना बचपन से एक वो गिल्ट में रहती हैं कि मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई, इधर चली गई तो वो छूट गया। मतलब वो हमारा काम हो चाहे नहीं हो, बट एक गिल्ट हमेशा हमारे अंदर रहती है। घर से निकलने के बाद वो हमारे पास रहता है। और हमको लगता है कि लड़कियों को, औरतों को 24 घंटे में 1 घंटा अपना वक्त होना चाहिए, उसमें वो जो करे। मतलब वो बैठी हुई है, वो कुछ लिख रही है, किसी से बात कर रही है, अपने फ्रेंड से बात, जो भी है वो अगर वो नहीं की ना, जो औरत अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाएगी वो किसी के लिए वक्त नहीं निकाल पाएगी। वो बस पपेट बनी हुई रहेगी, हमको यहाँ पे भी खुश रखना है, वहां पे भी खुश रखना है, वहां पे भी खुश रखना है, तो काजू कतरी नहीं बनना है। है ना? तो वर्क में भी वही है
कि हमको आज है, हमने आपको बोला, लाइव एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे 12:30 बजे आने वाले थे और यहाँ पे हम 1:30 बजे आए, लेकिन हम 12:30 बजे से ही आपको टेक्स्ट करें हमको लेट हो जाएगा, ट्रैफिक है, ये है, तो बोल रहे तो आप भी अंडरस्टैंड कर रही है ना। तो जब तक बोलेंगे नहीं लोग समझेगा कैसे? बच्चा भी जब तक रोता नहीं है ना, माँ उसको दूध नहीं देती है। ये चीज है। इनफैक्ट आज के टाइम में तो लड़का हो या लड़की, सर्वाइवल के लिए आपको बोलना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। अदरवाइज आज के टाइम में तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और हम तो कहेंगे जितनी भी लड़कियां हैं जो काम करना चाहती है, जिनको लगता है कि हमको ये काम करना था और हम फैमिली के प्रेशर में आके नहीं कर रहे हैं, तो हम कोई भी सेमिनार हम ये जरूर बोलते हैं कि अगर आपको अपने लाइफ का हीरो बनना है तो आपको अपने घर में विलन बनना पड़ेगा। और जब आप एक बार विलन बन गए, विलन तो बनना ही, आप ऐसा नहीं आप कुछ गलत काम करें, आप अपने सक्सेस, अपने सपने के लिए लड़ रही हैं, तो लड़िए ना। फिर आप किसके लिए फिर बाद में पछताइएगा कि शिट समय निकल गया, ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, उसको बोल देते तो नहीं। जब आप समय से नहीं बोल पाए तो समय बीतने के बाद बोल के कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है ना कि ये चीज से तो मैं पूरा रिलेट करूंगी, आपने जो बोला कि विलन तो बनना पड़ता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप अच्छा भी बनना चाहो तो भी आप विलन बन ही जाते हो, बिकॉज जिस मोमेंट से आप अपने लिए सोचना शुरू करते हो, आप कुछ ना कुछ तो उसके लिए छोड़ रहे हो, और कुछ ना कुछ छोड़ रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप वो काम नहीं कर रहे हो जो बाकी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको करने के लिए। सही बात है। तो आप तो बुरे वैसे भी बन रहे हो। तो इससे डंगा के चोट पे बुरे बन जाओ। हाँ। कि जब मेरा क्राफ्ट का स्टार्ट हुआ था, जब हम पेंटिंग कर रहे थे, तो मेरे फादर एडवोकेट है, मम्मी भी एडवोकेट है। सब कहते थे वकील साहब यो बच्चा सबके भेज लिया है ना पटना, देखियो हाथ धोए ले बच्चा सबसे, अब लीजिए। तो वही कहते कि जब आपके पति का कान और पिता का दिल मजबूत है तो उसी घर की स्त्रियां इतिहास लिखती है। ये तो फलना माँ ये बोल दिया, चिलना माँ वो बोल दिया, ऐसे वो कर दिया, आपकी बेटी वो, आपकी पुतौ ऐसी, लोग तो बोलेगा ही बोलेगा। अब कितना आप सुनिएगा? अगर आपको ट्रस्ट है तो लोग दुनिया कुछ बोल ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ तो सबको बोलना ही है। उनको क्या है, उनको वो चलता फिरता यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर है वो लोग। उन लोगों के पास विदाउट स्क्रिप्ट वो लोग के पास कंटेंट रेडी रहता है, तो इसलिए उन लोगों पर दिमाग ही नहीं लगाना। मेरा बच्चा है, मेरे घर का माहौल है, हमको कैसे हैंडल करना है, मेरा पड़ोसी आके बताएगा, हम उतना पड़ोसी को उतना छूट ही नहीं देंगे। सिंपल है, मेरा आदमी है, मेरे घर का काम है, मेरा परिवार है, हम उसको हैंडल करेंगे। अपना ज्ञान अपने तक रखिए। तो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक एडवाइस जो आप यहाँ के लाइक जो भी वुमेन हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर इंस्पायर करते हैं कि पढ़ने के बाद वो कुछ करना चाहते हैं बट उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगी, उनके लिए आपकी क्या आपकी तरफ से ऐसी एडवाइस रहेगी? आपके माध्यम से उनको बस यही कहना चाहते हैं कि देखिए, आपके पास लाइफ एक है और अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाए ना तो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। बशर्ते आपका काम सही हो, जेन्युइन हो, लोगों के हित में हो, आपके हित में हो, तो आप आवाज उठाइए, लड़िए। बहुत से बहुत 10 दिन होगा या फिर 5 साल होगा, लेकिन अपने लिए लड़ना सीखिए। और जितनी महिलाएं हैं, मैनेज करने के नाम पर बोलना सीखिए। अगर आप बोलना सीख जाएंगे ना तो मतलब तो आप दुनिया जीत सकते हैं। और बाहर में वही महिलाएं समृद्ध, खुश और कामकाज दिखती है जो घर में खुश रहती है। तो पहले अपने घर में लोगों को अपने बारे में बताएं, आप क्या चाहते हैं उसके बारे में बताएं, क्योंकि उनको नहीं पता है। एक बार उनको पता चल गया आपके बारे में तो बस बोलने से ही होगा, जैसे योगा से ही होगा उसी तरीके से बोलने से ही मैनेज होगा। और जितनी भी लड़कियां हैं जो समाज सेवा करना चाहती हैं, हम तो अपने तरफ से तो यही कहेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट फील्ड में आप लोग आइए, समाज सेवा के क्षेत्र में आइए, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन है। पढ़ाई कीजिए, इस क्षेत्र में आइए और क्या पता आपके हाथ से कुछ बड़ी क्रांति हो जाए। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि कभी कभी हम अपने में जिस चीज को जितना बड़ा कर लेते हैं वो एक्चुअल में होता भी नहीं है। और हम इस वजह से ना तो किसी से बात करते हैं ना बोलते हैं, पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। और सामने वाला ही इनफैक्ट हमारे बोलने से बहुत ज्यादा सपोर्टिव निकल जाता है। तो एटलीस्ट बोलना तो चाहिए, तो नहीं सुने तो ठीक है, ऑप्शन भी कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा। बट अगर सुन लिए तो फिर तो और भी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। ये तो जो भी है, जो नए कपल हैं, आजकल कपल गोल भी ज्यादा हो गया है, तो फैंटेसी रील्स से बचिए, रियलिटी में रहिए। और
कोशिश कीजिए कि आप किसी का नुकसान ना करें बस। इनफैक्ट मुझे तो लगता है बिजनेस हो या एनजीओ, किसी को भी फैंटेसाइज ना करे लोग, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा बहुत स्टीरियोटाइप वाव भी नहीं ना होता करें। है। हाँ, हाँ, बट काम करोगे तो ओवर टाइम आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हो ताकि मतलब पब्लिसिटी हो, लोग जाने। पब्लिसिटी हो और ये हो, तो फिर वो वायरल फीवर जैसा है, वो आ जाएगा कल खत्म। हाँ, लेकिन अगर आपको सस्टेन होना है तो आपको जमीनी स्तर पे जमीनी लोग से मिलना पड़ेगा, जब उसके साथ बैठ के खाना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेगी, उनकी बातों को दूर तक पहुंचाना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। तो फैंटेसी में तो नहीं जी, किताब की दुनिया सिर्फ मानसिक स्थिति के लिए ठीक रहती है। अगर आप ज्यादा ये है तो आप किताब पढ़िए, लिखिए, शेर व शायरी कीजिए, ये सारी चीजें, लेकिन जमीनी स्तर पे रियलिटी है ठीक है। ठीक है, तो इसी पे मैं आज का एपिसोड क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। जितना अमेजिंग काम आप कर रही हैं, आई विश कि लोग इसको जाने, अप्रिशिएट करें और भी ज्यादा लोग आपके एनजीओ में जुड़े। थैंक यू मैं सो खुद मच। भी पर्सनली चाहूंगी जुड़ना, बिकॉज ऑब्वियसली सोचते तो हर कोई है, बट करना सबकी बस की बात नहीं होती। ये चीज तो मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जब मैं आई थी दिल्ली से यहाँ पे जॉब करने के लिए, तो वो बहुत कुछ सोच के आई थी कि चलो अपने शहर में क्लिनिक खोलूंगी, बट यहाँ का जब मैंने देखा तो लोग हेल्थ को लेकर, होता है ना सबसे लास्ट चीज है उनकी हेल्थ, तो मुझे बहुत बड़ा एक होता है ना, मेरे लिए वो शॉकिंग फेज था। बट होता है ना कि काम करते करते चीजों को अब मैं समझने लगी हूँ कि क्या है, क्या करना है, बट स्टिल जो कि आप कर रहे हो उतना करेज अभी तो मुझ में नहीं है, बट हो सकता है आपके साथ जुड़ के मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। एकदम मैडम, स्वागत है आपका। तो थैंक यू सो मच आने के लिए हमारे एपिसोड में। मोस्ट वेलकम हमको बुलाने के लिए।